you. ओम। आप सभी को ओम। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर दीपाली जी का विशेष स्वागत। महिला पतंजलि योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह एक निशुल्क योग कक्षा है जो प्रतिदिन आयोजित होती है। आज इस कक्षा में डॉक्टर दीपाली जी आई हुई हैं और डॉक्टर दीपाली जी का आज का विषय रहेगा शोथ अर्थात एडिमा, उसके कारण और उपचार। डॉक्टर दीपाली जी हमारे इस योग परिवार की सदस्य ही हैं और समय समय पर हम उनका समय लेते हैं और वो अपनी कक्षाएं देकर हमें अपनी सेवाएं देती हैं। हम बहुत कृतार्थ है उनके। पहले भी वो 3 से 4 कक्षाएं ले चुकी हैं। वे एक आयुर्वेदाचार्य हैं। उन्होंने BA MS अहमदाबाद से किया हुआ है। METS गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर गुजरात से। उन्होंने अहमदाबाद और दिल्ली के कई अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अहमदाबाद के कई अस्पतालों में कार्य किया हुआ है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के रूप में केसरसर मेडिकल कॉलेज में भी कार्य किया हुआ है। उन्होंने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के तौर पर भी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हुई हैं। उनका वेट लॉस मैनेजमेंट में विशेष योगदान है, विशेष कार्य है जो कि उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल के साथ रहकर किया है। एंड उन्होंने न्यू सरस्वती हाउस ऑफ बुक नेम्ड गुलाल, उसके साथ भी अपना कार्य किया हुआ है। आज वो हमारी कक्षा में आई, इसके लिए उनका विशेष धन्यवाद। स्वागत है डॉक्टर दीपाली जी आपका। मैं उनसे Thank you. काफी समय से परिचित हूँ और उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहां रहते थे, वहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग उनके पास जाया करते थे और उनसे बोला करते थे आज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैं क्या करूं। तो वो तुरंत उसके लिए बताती थी नहीं अभी आप ये कर लीजिए। मतलब जब तक वो हमारे पास हमारी सोसाइटी में, हम सेम सोसाइटी में रहते तब तक मेरे ख्याल से किसी को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज वो हमारे इस योग कक्षा में आई हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। Thank आगे you. डॉक्टर दीपाली जी का विषय रहेगा एडिमा। डॉक्टर दीपाली जी आप आमंत्रित हैं। या थैंक यू दीपशिका। और आपने सच बताया कि मेरा भी अब ऐसा मन लग गया है कि आप लोगों का कभी भी कॉल आता है तो मैं कभी मना नहीं कर पाती हूँ। और आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आई एम वन पार्ट ऑफ योर ग्रुप। सो हो नहीं पाता है, बट ये डॉक्टर जगत हो गया, निरुपमा जी हो गई, दीप जी हो गए। आज मैं शायद सरोज जी को मिस कर रही हूँ, वो दिख नहीं रही है। तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि नहीं ये दिख नहीं रहे, क्यों नहीं आए हैं यार। शर्मा जी हो गए, तो ये कुछ कुछ लोग तो हमेशा ही मतलब लगता है कि नहीं इनके इनको तो इनसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका है आप लोगों का प्लेटफॉर्म। चलिए आज का आप शुरू करते हैं इडिमा के बारे में। इडिमा का मतलब है शोध। इसको मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उत्सेद। उत्सेद मतलब उठा हुआ, जो चीज उठी हुई है उसको हम शोध आयुर्वेद में बोलते हैं। अब ये उठा हुआ क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, वेन्स हो सकती है, स्किन हो सकती है, उसके कई अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। तो कहीं पे भी कोई भी स्किन में आपको आपकी बॉडी में कोई उभार दिखता है, उसको हम शौथु कहते हैं या शोथ कहते हैं, ओडिमा कहते हैं, इडिमा कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं, या तो फिर उसको उत्सेद के नाम से जाना जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एक होता है नीच और एक होता है आगंतुक। नीच का मतलब होता है आपकी बॉडी के इंटरनल जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप कुछ ज्यादातर मीठा या खट्टा या तीखा या हैवी खाना खाते हैं, और या आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल जो कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपका वात कुपित होता है, और जो आपको सूजन जैसा लगता है, उसको नीच में हम काउंट करते हैं। और दूसरा होता है आगंतुक। आगंतुक का मतलब है सडनली कोई लग गई, कुछ प्रहार हो गया, कुछ छेदन हो गया, कुछ विभेदन हो गया, कहीं से टकरा गए,
कोई घाव हो गया तो उसकी वजह से एक सूजन होती है। तो वो एक दो अलग टाइप का चीज होती है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ये लग गई, या ये इसलिए ये सूजन आई हुई है। अब हम उसके कॉजेस पे जाते हैं कि जो नीज है उसका कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर से ही कुछ सूजन रहती है उसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला होता है वेग धारण। वेग धारण मतलब हमें अगर छींक आती है या जुकाम होता है, या हमें वॉशरूम जाना होता है, हमें यूरिन पास करने जाना होता है और हम नहीं करते हैं, हम रोक के रखते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में सबसे पहले सूजन आना शुरू होती है। तो दैट इज कॉल्ड वेग धारण इन आयुर्वेदा। कि कभी भी आपके जो नॉर्मल वेग है, जो आपको फाट होता है या आपको वॉशरूम का एक होता है कि मुझे अभी के अभी जाना, और कई लोग रोक के रखते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, खुजली आती है, पीड़िका मतलब यौवन पीड़िका बोलते हैं, खील हो गया, मुहासे हो गए, अर्श हो गया, बगंदर हो गया। तो ये जहां पे भी कुछ भी सूझता है उसको हम शोध के चैप्टर में, चरक में लिया गया हुआ है। सबसे बड़ा शोध माना गया है उदर रोग, असाइटिस, असाइटिस को, जो जलोदर का माना जाता है, जिसमें पेट में पानी भर जाता है। तो वो भी एक टाइप का शोध ही आयुर्वेद में माना गया है। अब दूसरा होता है आगंतुक। कुछ भी लग जाता है, छेदन हो जाता है, हमें कोई घाव लग जाता है, या कोई इंसिजन हम करते हैं, कोई सर्जरी करते हैं, तो जब सर्जरी भी करते हैं तब भी हमारी बॉडी में सूजन आती है, तो ये एक आगंतुक टाइप का होता है। तो वो उसके अलग अलग कई कई कारण हो सकते हैं कि क्यों क्यों ये अभी सूजन आई है। अब इसकी संप्राप्ति बताती हूँ आयुर्वेद के हिसाब से कि इसमें होता क्या है। संप्राप्ति का मतलब होता है कि इटियोलॉजी। आपका जो वायु है, जो हमारी बॉडी में जो हमारा वायु है जो प्रकोपित हो चुका है, वो जब ब्लड वेसल्स में जाता है और वेजोडाइलेशन करता है, तब जो वहां का पित्त, कफ और वायु होता है उसको वो इम्बैलेंस करता है और वो वहां की नसें फुला देता है। ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कहीं पे भी कुछ भी बॉडी में जब एबनॉर्मालिटी होती है, जहाँ पे वो जाके सूजन की तरफ बढ़ता है, तो वो वायु वहां पे जाके फुला देता है, तो उसको हम शोथ कहेंगे। अब इसमें भी अब सभी को पता है कि जैसे आयुर्वेद है तो वात पित्त कफ से ही बनाया हुआ है। तो आयुर्वेद में तो वैसे कहा गया है कि वातज शोथ, पित्तज शोथ, कफज शोथ। पर अब इसको आपको पहचाने कैसे? अगर मैं आपको सीधी सीधी तरह से उसके सिम्टम्स और वो बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसे कैसे पहचानेंगे? वातज होता है जो जिसको आप जैसे ही आप अपने जिस जगह पे वो सूजन है, जैसे ही आपने उसको ऐसे दाबा, वो तुरंत उभार बैठेगा और ऊपर आ जाएगा। इसको वातज शोथ बोलेंगे। जहां पे पित्तज शोथ होता है वहां पे वो उभार के साथ साथ आपको थोड़ा सा रेडनेस दिखेगा, वो एक टिपिकल एक एरिया दिखेगा। जैसे अगर मैं कॉमन सेंस में बताऊं तो जैसे आपको मुहासे दिखते हैं, मुहासे एक टिपिकल एरिया में ही दिखते हैं, बाकी का आस अड़ोस पड़ोस का सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो उसको हम पित्तज स्रोत में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कफज में होता है कि वो पका हुआ होता है, वहां पे अंदर पाक होता है, और दूसरा वो हैवीनेस होता है, वहां पे जो जो पोर्शन पूरा होता है वहां पे हैवीनेस होता है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वातज, पित्तज और कफज शोच के उसके प्रकार, कि जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट में फिर फर्क होता है। दूसरा आता है फिर आगंतुक। आगंतुक में मैंने बोला कि आघात वाला होता है। अब जहीं कहीं पे लगी है, कुछ होता है, तब जाके वो जो शोथ आता है वो उसमें आघात बोल जाते हैं। आयुर्वेद में फिर चरक चिकित्सा स्थान 12 में, अगर किसी के पास चरक है तो वो पढ़ भी सकते हैं। उसमें अध्याय 12 में बताया गया है कि एकांग, सर्वांग, अर्धांग, ऊर्ध्वगत, अधोगत, मतलब जिस शरीर के आपके बॉडी के पार्ट में आपको ज्यादा सूजन रहती है, जैसे किसी के फेस पे रहती है तो वो ऊर्ध्वगत हुआ, किसी के पैर में रहती है वो अधोगत हुआ, किसी को पूरी बॉडी में सूजन रहती है तो वो सर्वांग हुआ। तो वह उसी तरह से जहां जिस बॉडी में आपका सूजन रहता है उस हिसाब से उसका भेद बताया गया है। अब इन सब की, तो चलो ये तो हमारा डायग्नोस करने का तरीका हुआ कि आपका सूजन कैसा है, कहाँ पे है। पर जो सबसे बड़ी कॉमन बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि होता क्या है सूजन में, आप चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले एक तो वो उभार दिखेगा आपको,
दूसरा, आपको बॉडी में कहीं पे भी सूजन आ रही है, आप उसको चेक कैसे करेंगे कि वो सूजन है या आपका फैट बढ़ा हुआ है। कई लोग मोटे हो जाते हैं, गाल मोटे होते हैं, हाथ मोटे हो जाते हैं और बोलेंगे नहीं मेरे बॉडी में सूजन रहती है। एक्चुअली सूजन और ये जो फैट है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आप खुद के हाथ में है। सूजन का मतलब है आपको अगर किसी पोर्शन में सूजन है, आपने उसको प्रेस किया, वो धीरे से ऊपर वापस आएगा 15 to 20 सेकंड में। अगर वो आपका फैट बढ़ा हुआ है तो वो वापस नहीं आएगा। अगर मैं अपने गाल को ऐसे दबाऊंगी वो वापस नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये आप लोगों का जो बेसिक होता है, नॉर्मल, जो हम कहते हैं कि इसको सूजन से या फैट से, आप पहले अपने आप को बताओ कि ये सूजन नहीं है, या वजन बढ़ा हुआ है, या फैट मेद बढ़ा हुआ है बॉडी में। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, जब सूजन आती है किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, तो वहां पे आपको थोड़ा सा गर्माहट रहती है। जैसे कई लोगों के पैरों के तलवों में गर्म रहता है, पैरों की, हाँ, जॉइंट्स होते हैं, जब जिनको रोमेटोइड आर्थराइटिस होता है उनके जॉइंट्स में भी थोड़ी सी गर्माहट रहती है। उनको जलन की प्रॉब्लम कई बार जाती है। कई बार वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन मतलब जो आपकी जो नसें होती है वो फूल जाती है, वहां के आसपास की पैरों की नसें फूल जाती है, फेस की नसें फूल जाती है। अगर आपके आईज के नीचे सूजन होती है तो आपके फोरहेड के ऊपर आपकी नसें कई बार फूली हुई दिख जाती है। तो यहाँ पे ये सूजन एक तरह का रोग माना गया है। तो ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बड़ी बात हो जाती है कि आपको वो सूजन है, या आपका जो फैट बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको ये सूजन जैसा लग रहा है। तो अगर आप इसका कॉज ढूंढ लेंगे, सूजन का, इडिमा का, शोथ का, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाता है कि वो हो किस वजह से रहा है। अब आते हैं हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बेसिस पे। मैं थोड़ा सा, इसलिए ये आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि शोध एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत बड़ा है। बट अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही आपको समझाती रही तो वो आपको खुद को भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही पढ़ाई का लेक्चर हो गया। तो ये हम, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जा रही हूँ इस बार आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि वातज पित्तज कफज के आगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हम कर लेंगे। इसका ट्रीटमेंट में ये होता है, जैसे शरक में श्लोक है, अयामम लंघनम पाचनम। मतलब अगर बॉडी के अंदर से अगर शोथ हो रहा है तो उसका सबसे पहला उपचार है लंघन और पाचन। लंघन का मतलब फास्टिंग करिए, और पाचन का मतलब जो दोष कुपित हुआ है उसको हमें पचाना है। तो वहां पे पाचन मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा क्लियर करना है। क्रमी विशोर्धनम, क्रमी विशोर्धनम का मतलब होता है कि अगर इससे नहीं हो रहा है, ये आपका एक शुरुआती होता है, अगर इससे नहीं हो रहा है तो शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन का मतलब होता है नस्य करिए, वमन करिए, या विरेचन करिए, जैसे पंचकर्म चिकित्सा जिसको माना गया है। यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब भी कोई शोथ होता है तो हम डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, पहले एक मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो मैं तो, अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं तो सबसे पहले होम रेमेडी से ही शुरू करती हूँ। तो पहले होम रेमेडी पे चाहिए, वहां नहीं होता है फिर मेडिसिन पे चाहिए, उसको हम शमन चिकित्सा बोलते हैं। शमन चिकित्सा नहीं होती तब जाके आपको शोधन करना है। अब शोधन शोध में कई बार बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि सूजन तभी आती है जब वो जो जो वेसल्स होती है वहां पे ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। तो जब हम उसको क्लीन नहीं करेंगे शोधन चिकित्सा के द्वारा, तो तब तक आप कितनी भी चाहे शमन औषधियां लेते रहेंगे वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। कई लोग कहते हैं कि मैं इतने सालों से लेती हूँ पर मेरे को असर नहीं करता है। पर जब वो ब्लॉकेज है, वहां तक वो दवाई पहुंच ही नहीं रही है, तो आपको असर कैसे करेगी। तो शोथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका नस्य, वमन, विरेचन, ऐसी जो पंचकर्म की जो जो कुछ कुछ क्रियाएं बताई गई है वो कहाँ पे कंपलसरी हो जाती है। अब उससे पहले आपका स्नेहन करना जरूरी होता है, लंघन करवाना जरूरी होता है। तो बेसिकली वही है कि जब ये आपको अगर मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है तो आपको शोध के हिसाब में डेफिनेटली पंचकर्मा की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए। उसकी मेडिसिन थोड़ी सी बता देती हूँ कि उसमें आपने पुनर्नवा का नाम बहुत सुना होगा। उसमें पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा आसव, पुनर्नवा अरेस्ट, पुनर्नवा गूगल। तो पुनर्नवा एक बहुत मेन उसका एक ड्रग होता है जो थोड़ा सा शोथ कम करने के लिए, एडिमा कम करने के लिए काम होता है। दैट इज वन काइंड ऑफ द यूरिनरी ड्रग।
तो वो यूरिनरी ड्रग होता है, आपके बॉडी से कचरा निकालता है, उस हिसाब से वो ज्यादा काम करता है। उसके अलावा गोक्षूर हो गया, कंठकारी हो गया, हरितकी हो गया, मंडूर हो गया, अभ्यारिष्ट हो गया, कंठ हरितकी हो गया। तो ये कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन है जहाँ पे, हाँ, ये इंटरनली शमन औषधि में काम आते हैं। जब एक्सटर्नली होता है तब अर्जुन हो गया, कंठ का भल्लातक हो गया। तो ऐसे कुछ विष औषध जिसमें आयुर्वेद में माना गए हैं उसका हम यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको बहुत कॉमन बताती हूँ कि जैसे कोई मच्छर काट गया, कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, ठीक है। आप रात को सोए और सुबह उठे, आपको कुछ इंसेक्ट बाइट हो गया, मच्छर काट गया, हल्का सा फोड़ा हो जाता है, सूजन जैसा हो लग रहा है कि आज मेरी आंख के नीचे सूजा हुआ है, आज मेरे कान के पीछे सूजा हुआ है, वहां पे क्या करोगे आप? इमीडिएटली क्या करोगे? मेडिसिन लोगे, सेट्रिजिन लोगे, एंटीहिस्टामिन लोगे, वो एक देर के बाद होता है। इसका सबसे बेस्ट होम रेमेडी होता है घर में जो काट लगी हुई चीज होती है, लोहे की काट, लोहे का काट होता है, उसको हल्का सा पानी लेके वहां पे लगा दो। वो इंसेक्ट बाइट है, वो एक जहरीला है, जहर को जहर काटता है, तो उसका ये होम रेमेडी है। अब इट्स वेरी सिंपल। हम लोग जब मेडिसिन लेंगे करेंगे, वो बॉडी में जाएगा, इफेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर पार्ट पे करेगा, उससे बेटर आप ओरली यहाँ पे कर लो। हाँ, उसके बाद अगर वहां पे ज्यादा सूजन बढ़ रही है, खुजली बढ़ रही है, कुछ और प्रॉब्लम बॉडी में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप जाओ। पर जैसे होता है ना कि कुछ भी लगा तो हम क्या करते हैं, सीधा किचन में जाके हल्दी लगाते हैं। एक बार तो लगा दो, उसके बाद उसको क्लीन अप करो, वॉश करो, डेटॉल लगाओ, बैंडेज करवाओ, बाद में बाकी का। एक बार वो खून बंद करना जरूरी होता है। तो सेम यही चीज होती है। तो इसी को हम कंडो बोलेंगे, उच्छेद बोलेंगे। तो ये जो इमरजेंसी वाले होते हैं उसमें ये ऐसे आप काम कर सकते हो। अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, एक होता है हमारा कि मेरे पास जो सबसे तीन बड़े कॉमन प्रॉब्लम आते हैं कि मेरे सुबह उठती हूँ मेरे फेस पे सूजन आ जाती है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बैठे रहते हैं ऑफिस में, शाम तक तो पाँव सूज जाते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम होता है कि ट्रैवलिंग में पाँव सूज जाते हैं या फेस सूज जाता है। तो ये सबसे बड़ी कॉमन जो मैं फेस करती हूँ, अगर इस शोध के बारे में देखती हूँ। इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी पोजीशन चेंज करते रहिए। आपका लेग रूम बढ़ा के रखिए थोड़ा सा, कि जहाँ पे आप लेग की मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो है पानी कम पीना। कि ट्रैवल कर रहे हैं, पानी कम पिएंगे, ये मत कीजिए। ट्रैवल कहीं पे भी कर रहे हैं, वहां पे वॉशरूम की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, बीच में आप रोक सकते हैं। जो एल्डर है इनको मैं सजेस्ट करूंगी आप डायपर पहन के लिए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। आप ट्रैवलिंग के टाइम पे उसको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, बट पानी ज्यादा पीजिए उस टाइम पे। जैसे जैसे आप पानी पिएंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कम रखेगा। दूसरा, आपकी बैठे बैठे जो आपके आसन है या बैठे बैठे जो आप लेग मूवमेंट्स कर सकते हैं उसको आप करते रहिए उस टाइम पे भी। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, और ऑफिस में भी इवन लॉन्ग टाइम पर बैठे हैं, तो हमें लेग मूवमेंट हमारा करते रहना चाहिए। इन बिटवीन अगर ऑफिस में बैठे हैं तो इन बिटवीन आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। जो लोग अगर रेगुलरली वॉक करते हैं इनको पैरों में सूजन की प्रॉब्लम कभी नहीं रहती है। उन्हीं को पैरों की प्रॉब्लम रहती है जो वॉक रेगुलरली नहीं करते हैं। वॉक अलग होता है, आसन अलग होता है, एक्सरसाइज अलग होता है। तो आपको एक नॉर्मल वॉक करनी है, चाहे आप घर में घूमिए गोल गोल, कुछ भी नहीं है, आप बाहर नहीं कर सकते, आप घर में घूमिए, पर वो कर सकते हैं। दूसरी एक गलती करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, क्रॉस लेग करके बैठना। क्रॉस लेग करने से सूजन और बढ़ती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब आती दूसरी चीज पे, जो लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैडम सुबह उठते ही फेस बड़ा सूजा हुआ लगता है, आंखों के नीचे सूजन रहती है, बॉडी हैवी लगता है। सबसे पहले लेट नाइट डिनर्स बंद कीजिए। जब भी आप लेट नाइट डिनर्स करेंगे आपका फेस, आपका वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब ये और डबल वे में बढ़ता है। तो आपके तो जो 15 डेज होते हैं जो लेडीज में कॉमन होते हैं, तो आपका पीरियड्स का एक हफ्ता पहला, पीरियड्स का एक हफ्ता, तो आपके महीने के 15 दिन तो आपको डेफिनेटली लेट डिनर करना ही नहीं है। क्योंकि वहां पे जब आप करेंगे तो वो फेस बढ़ा हुआ ही रहेगा, फिर आपका बॉडी क्लॉक है वो वैसा बन जाता है कि आपको वो फेस पे सूजन हमेशा ही दिखती है। तो सबसे पहले लेट नाइट डिनर्स कम कीजिए।
7 बजे आप अपना एक बार डिनर कर लीजिए। अगर आपको कंपनी देनी है, अगर आपका लेट हो रहा है तो इट्स ओके, आप सबके साथ बाद में कर सकती है। बट समथिंग फ्रूट्स, समथिंग लिक्विड डाइट, समथिंग जूस ले लीजिए रात को। पर डिनर 7 बजे के बाद मत कीजिए, जिनको स्पेसिफिकली ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये एक होता है। दूसरा एक होता है जिनको हाइपरटेंशन रहता है, उनको थोड़ी सूजन की प्रॉब्लम रहती है, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से होती है। मैं आप यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जहाँ पे मैं पढ़ती थी, एक बहुत अच्छे वैद्य थे अहमदाबाद में। तो जहाँ पे मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया था, मतलब हम जब हॉस्पिटल कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो हम लोग ऐसे शाम को ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वत्सल वसाणी करके एक डॉक्टर वैद्य थे, मैं उनका नाम लेने में भी नहीं हिचकाऊंगी बिकॉज अभी तो वो नहीं रहे, बट इट्स ही इज वेरी फेमस वैद्य इन वत्सल वसाणी इन अहमदाबाद। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सफेद चीजें नहीं खाई। सफेद का मतलब होता है शुगर एंड सॉल्ट। हम लोग सरप्राइज रहते थे कि सर आप विदाउट सॉल्ट एंड शुगर इतना लंबे टाइम से कैसे खाए बिना रह सकते हैं। बट अगर आप उनको देखो, उनकी जो आभा देखो उस टाइम पे, तो आपको समझ में आए कि सच में रह सकते हैं। मतलब हम एज ए स्टूडेंट भी सरप्राइज रहते थे कि बिना सॉल्ट शुगर के कैसे कोई रह सकता है। तो यही है, आपको अपनी बॉडी में सबसे जो इंटेक को जो कंट्रोल करना है वो सॉल्ट एंड शुगर होना चाहिए। शुगर के लिए तो आप सभी को बहुत कुछ पता है। सॉल्ट के लिए मैं आज स्पेसिफिकली इसलिए बताऊंगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सूजन का है, शोध का है। हमें 2300 mg सिर्फ सॉल्ट लेना चाहिए इन अ डे। वो अकॉर्डिंगली होता है 1 टीस्पून। 1500 से 2300 mg होता है, वो मैक्सिमम टू मिनिमम होता है 1 टीस्पून। अब आप खुद सोच लिए हम कितना सॉल्ट लेते हैं। पूरे दिन का हमारा जो होता है वो सिर्फ 1 टीस्पून हमारी बॉडी को नीड होती है, और हम कितना ज्यादा लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो आप 2 टीस्पून कीजिए। फिर भी हम 2 टीस्पून से भी तो बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर आप सब्जी दाल रोटी चावल कहीं पे भी देख लो, एक्स्ट्रा सलाद में देख लो, जो फास्ट फूड्स है उसमें देख लो, उसमें तो ढेर सारा रहता है। तो वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डेफिनेटली कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ये शुरुआत में नहीं आती है, वो एक थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आती है, तब तक वो हैबिट नहीं बन पाती है फिर। तो अगर आप वो हैबिट बनाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड कीजिए। जहां पे भी है, जैसे फ्रूट के ऊपर फ्रूट चाट मसाला डाल देना, सलाद के ऊपर आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के खाते हो, वहां पे जहां पे आप अवॉइड कर सकते हैं आप वहां पे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपका जहाँ पे जरूरी है कंपलसरी बाई टेस्ट, वो तो आप कर ही सकते हैं। और वो जरूरी भी है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे पसीना ज्यादा होता है, पर्सपिरेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा होता है, तो ये मैनेज करना हमें जरूरी है। आप समर में ले सकते हैं, विंटर में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जरूरत नहीं होती है। तो ये मेन चीजें मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। अब दूसरा एक होता है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं और खाने पीने के बारे में होता है तब रहता है। तो ट्रैवलिंग की मैंने टिप्स आपको दे दी है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। मेडिसिन होती है जिसमें पुनर्नवा हो गया, गोपशूर हो गया, बट ये मेडिसिन में वही बोलूंगी कि उसका पहले कॉज आप ढूंढिए कि आपको किस वजह से हो रहा है। क्योंकि इसमें नॉर्मली जो यूरिन आपका बढ़ेगा वैसी मेडिसिन दी जाती है। जैसे एलोपैथी में लेसिक्स बहुत कॉमन नाम आप लोगों ने सुना होगा कि लेसिक्स देते हैं, पानी वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। तो वो एक जो सारी ये जो सारी मेडिसिन के नाम है, तो उससे वो ये बेसिकली आपकी किडनी पे वर्क करता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। आप विदाउट मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन पे जा रहे हैं तो किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना मत जाइए, क्योंकि वो फिर आपकी किडनी पे और हार्ट पे इफेक्ट करता है। एक बहुत ही जाते जाते मैं एक बहुत ही कॉमन आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर आपके फेस पे कंटिन्यूस सूजन रहती है, ये स्पेशली एल्डर्स के लिए होता है। अगर आपके फेस पे कंटिन्यूस सूजन रहती है तो आपकी किडनी की रिपोर्ट चेक करवाइए। जब किडनी में या आपके जो लोअर बॉडी में कोई पोर्शन में, प्रोस्टेट में या हर्निया में, वहां पे जब भी कुछ प्रॉब्लम रहती है आपके फेस की तरफ ज्यादा सूजन रहती है। सेम अगर आपके पैरों में, तलवों में, घुटनों में ज्यादा सूजन रहती है, आपके लोअर बॉडी में ज्यादा सूजन रहती है, तो आपका हार्ट चेकअप करिए। ये वाइसा वर्सेस होता है। जहां पे सूजन है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऑपोजिट पोर्शन में प्रॉब्लम है। तो ये
कॉमन एक चीज है, आपको एक बेसिक बताया कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हैं। अगर अब आप आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, बोलने के लिए छोटा है पर वैसे बहुत बड़ा है। जैसे एसाइटिस हो गया, अगर एसाइटिस लिया जाए तो फिर वो तो एक प्रॉपर एक उसका अलग ही चैप्टर बन जाता है। तो अगर अब आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज भी करें, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं। सूजन कभी पूरे सिर पे ही आती हाँ है। जी, जगत जी बताइए। सूजन कभी वेरी वेल पूरे सिर पे ही कवर, आती थैंक यू वेरी मच। आपने एक चीज बताई, मुझे समझ में नहीं आया कि मच्छर काट दिया तो क्या घर में क्या लोहा पड़ा रहा था, कि वो नहीं समझ में बात मच्छर, नहीं आई। हाँ मच्छर मतलब आपको जैसे कई बार रात को छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है और लेडीज में देखा गया है कि रात को सो जाते हैं, आप क्या कहीं कहीं गए हैं और खुले में सो गए हैं, ठीक है, तो आपको जैसे मच्छर काट जाता है या कुछ कोई भी इंसेक्ट काट जाता है जो जो हमें पता भी नहीं होता है कि हमें काटा क्या, और सडनली कई बार सूजन जैसा हो जाता है, वहां पे खुजली आना शुरू हो जाती है सुबह सुबह उठ के, जो आपका शेविंग वाला एरिया होता है यहाँ पे कई बार हो जाता है, ठीक है। तो वो इंसेक्ट बाइट होता है, वो क्या होता है, जैसे मधुमक्खी काट गई, आप समझ लीजिए कि मधुमक्खी की ने आपको एकदम से सडनली आके काट लिया, अब ये आपके हाथ में नहीं है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं, प्याज का रस घिस देते हैं, नमक लगा देते हैं। वो क्या हुआ बेसिकली, प्याज का रस हो गया, नमक हो गया, जो लोहे का काट है ये हो गया, ये सारी चीजें है ना आयुर्वेद में एक उसकी तरह बात माना गया है कि जहर को जहर काटता है, जो जो टिपिकल उस जगह पे जो डंक मारा है, जैसे मधुमक्खी ने एक डंक मारा है वहां पे आपका उसका जो जो भी उसका जहर फैला हुआ है, आपको उसको इमीडिएटली रोकना है और फैलते हुए, तो आप वो लगा सकते हैं। आप नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि अरे मधुमक्खी ने काटा, डॉक्टर के पास भागो, सेट्रिजिन ले लो, ये ले लो, अरे पर वो जब तक करेगा तब करेगा। तभी मैंने वो हल्दी वाला एग्जांपल दिया ना, कि आप हल्दी जैसे खून बहा है आपका, चाकू लग गया आपको किचन में, आप क्या करते हो, पहले हल्दी लगा देते हो, उसके बाद आप डेटॉल ढूंढने जाते हो, तो ये इमीडिएटली एक एक्शन है और कुछ नहीं है। मैंने लोहे दैट वर्ड, लोहे वर्ड की लोहे काट। का काट, हाँ, लोहे लोहे का काट क्या काट है? मतलब जो जो उसका जो पोर्शन जो जो रस्ट हो जाता है लोहे के ऊपर, अच्छा, जो जंग लगा हुआ है। जंग लगा होता है, जो अच्छा रस्ट अच्छा, होता ओके है, उसको ओके आयुर्वेद ओके मेडिसिन में अगर आप शॉप में लेने जाएंगे तो उसको लोहे के काट के नाम से मेडिसिन मिलती है, पाउडर मिलता है। ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक Yeah. यू। जी अनूप सर, अब आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, अनूप सर। मेरा कहना ये था, पूरे सर पे ही सुना जाती है, कई लोगों का पूरे सिर पे सूजन आती है, और दबाओ तो दबाने के बाद उभर चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए उस समय आदमी? मुझे क्या समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। जो पूरे सिर पे एकदम सूजन आ जाती है, कई बच्चों के या कई मैंने आदमियों को देखा कि पूरे शरीर पे सूजन आती है एकदम, और उसको अपन प्रेस करते हैं तो वो सूजन उभर जाती, मतलब बात को उभर जाती है, जो अभी आप बता रही हैं कि दबाने पे ऊपर ले आती है, तो उसको हम्म। क्या है, क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ तो उसका कॉज इमीडिएट ढूंढना क्या पड़ेगा करना ना, उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा। देखिए किसी एक दिन सूजन आ रही है तो आपको मैंने बताया कि अगर आपने लेट नाइट डिनर किया है, हैवी ड्रिंक्स किया हुआ है, हैवी खाना खाया है, हैवी अगर नॉनवेज रात को लेट खाया हुआ है, तो दूसरे दिन पूरे बॉडी में सूजन आएगी। ये अगर एक टेम्पररी हुआ, पर अगर किसी को पूरे बॉडी में रहती है सूजन, तो उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट, थोड़ा सा हार्ट टेस्ट वो करवाने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक आप कॉज नहीं ढूंढोगे, उसका रीजन नहीं ढूंढोगे कि सूजन आ किस वजह से रही है, ये आप कितनी भी बाहर से दवाइयां ले लो वो नहीं जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यूस फुल बॉडी में सूजन रहती है तो डेफिनेटली आपको एक तो पहले सबसे पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उसमें, और डेफिनेटली उसमें कुछ निकलेगा ही निकलेगा अगर पूरे बॉडी में रहती है तो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नसें हैं, आपकी जो जो ब्लड वेसल्स है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब वहां पे ब्लड तो पूरी बॉडी में है, तो वो तो कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, तो वो कारण ढूंढना जरूरी है उसके लिए।
कई बार तो धन्यवाद। मैं बताऊं कि सिर्फ एनीमिक होते हैं, सिर्फ आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लो होता है, उसकी वजह से आपका बॉडी फूलता जाता है। ये लेडीज में और बच्चों में तो सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है कि सिर्फ आपको एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन जा रहा है और आपका बॉडी फूल रहा है, और आप दुनिया भर की दवाइयां करोगे पर हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं सकते हो, तो वहां पे फिर ये ब्लड टेस्ट जरूरी हो जाता है। मैंने जल्दी देखा कि जैसे पूरे शरीर में सूजन आई, ब्लड उसको दिया डॉक्टर ने, तो सूजन एकदम उतर जाती है। या लेसिक्स गोली देते हैं तो उससे वो बाथरूम जाती है, उससे उतर जाती है, तो ये कारण। तो मैंने वही बोला ना, लेसिक्स बहुत कॉमन है। मतलब जी। लोग तो ऐसे ही, आज मेरा सूजन बढ़ गया है, आज मेरा वाटर रिटेंशन बढ़ गया है, मैं ले लेता हूँ, बट ये अच्छी चीज नहीं है। वो किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, वो किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती जी। है। आपको कभी भी एक डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है जो एक पेन किलर माना गया है, एक लेसिक्स होती है, ये कुछ चीजें, निमेसुलाइड है वो तो बैंड ही है, पर फिर भी इंडिया में लोग लिए जा रहे हैं। तो कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी है जो इतनी कॉमन हो चुकी है हमारे डे टू डे लाइफ में कि मेरे को डॉक्टर ने ये दिया था, आप भी ले लो, आपको फायदा होगा, और वो होता भी है। बट वो टेम्पररी होता है। हाँ, मैं तुरंत सजेस्ट फल नहीं चाहिए। करूंगी कभी भी कि हाँ, आपको किसी ने दिया तो आप अपने हिसाब से लेना शुरू करो। ये अपने हिसाब से लेने वाली दवाइयां नहीं है। आप नींबू पानी पी लो, मैं ठीक है। हाँ बोलूंगी कि ठीक है, नींबू पानी, सिट्रस फूड लेना शुरू करो। सिट्रस फूड से भी जैसे जैसे आप सिट्रस फूड लेते हो, आपका यूरिन वैसे भी बढ़ता है। आप दूध सोडा लेते हो, आपका यूरिनेशन वैसे भी बढ़ जाता है। ये सब कर सकते हो आप, बट मेडिसिन पे मत जाइए। थैंक यू डॉक्टर दीपाली जी, बहुत अच्छा सत्र रहा, बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे वार्ड बॉडी पर हो जाते हैं जगह जगह पर, जिन्हें हम मस्सा भी कहते हैं, वो पेनलेस होते हैं, मतलब पेनफुल नहीं रहता है, तो क्या वो भी इसी का ही एक प्रकार है जो आपने वो अभी टॉपिक वो किया? एक अलग स्कीम का होता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसका आपको बहुत एक अच्छा आइडिया बताती हूँ। अ, आप मेडिकल शॉप में जाइए, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, 10 या 12 रुपए का मिलता है, ज्यादा नहीं होता है, सैलिसिलिक एसिड करके। उसके ड्रॉप्स वहीं पे लगा दीजिए वैट्स के ऊपर, वो जल के खर के निकल जाएंगे। जैसे कई लोग घोड़े का बाल बांधते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ, बट सिर्फ यही है कि थोड़ा सा बच्चों से दूर रखिएगा। इट्स एसिड, माइनर एसिड होता है, जैसे हम घर में नॉर्मल एसिड यूज करते हैं, बट सैलिसिलिक एसिड होता है। तो उसी जगह पे लगना चाहिए जहां पे आपको वाट्स रिमूव करना है। तो बहुत आसान उसका तरीका है, बट इट्स नॉट अबाउट द शोथ। वो एक डेड स्किन होती है। वो जो वेसल्स डायलेट हुई होती है, जहाँ पे खून नहीं पहुंच पा रहा होता है, उसका एक पोर्शन होता है जो एक वो जो कहते हैं ना कि वो मर गया है, वो वेसल्स का वो पार्ट मर चुका है, इसीलिए हमें कोई पेन नहीं होता है वहां पे। तो वो सिर्फ बाहर हमें कॉस्मेटिक के हिसाब से ही प्रॉब्लम करता है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इससे वंस इन अ डे हमें यूज करना चाहिए या कैसे? वो आप 2 या 3 बार एक ही दिन में लगाएंगे तो एक ही दिन में निकल जाता है। वो डिपेंड करता है कि इतना बड़ा है, कौन सी जगह पे है। बस यही है, आपको लगाने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है कि उसी जगह पे वो ड्रॉप्स पड़े वहां पे। वो आपको जैसे ही आप लाओगे ना मार्केट से, वहां पे भी उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए मिल जाएंगे। इसका नाम क्या बताया, दोबारा बताएं जरा। वो सैलिसिलिक एसिड होता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। सेलिफिलिक। सैलिसिलिक एसिड। सेलिसिलिक। हाँ, हाँ जी। देखो जैसे थूजा नॉर्मल आता एक है, थूजा। थूजा आता है, THUJ। थूजा क्या होता है? पूजा नहीं है, सैलिसिलिक एसिड ही होता है। सर एक ठीक है। होम्योपैथी मेडिसिन टूजा के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक। वो नहीं पता मुझे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। ये ठीक है, ठीक है। इंटरनली लेना नहीं, नहीं ये लगाना है, सिर्फ एक ओरल है ये। थैंक यू, थैंक यू मैम। अच्छा, इसी में एक और भी होता है कि जैसे लाल लाल टाइप के यदि शरीर में धब्बे जैसे हो जाते हैं एक एज के वो बाद, वो एक नहीं, अलग ये चीज है। अलग होता है। ये शोथ में भी नहीं होता, ये सारे स्किन डिसीज में आते हैं, इसको वाट्स नहीं कहते हैं। जो दीपशिखा जी बता रही है वो टिपिकल ब्लैक कलर के डेड स्किन, जिसमें पेन नहीं होता है, जहाँ पे कहीं टच नहीं होता है, वो हम्म। वाट्स बोलते हैं। ये वाट्स और इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ पे ये असर नहीं करेगा। ये इंटरनली होता है, जो रेड कलर के स्पॉट आ जाते हैं बॉडी के अंदर।
और जो दीपशिका जी बता रही है वो अलग होता है, दैट्स टिपिकल आपका डेड स्किन होता है। और उसको आप घुमाओ, ये करो, हाथ से भी घुमाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको पेन भी नहीं होता है। तो वो वही है कि उसको सिर्फ निकालना होता है। ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक साइड पे ज्यादा जाता है, जिनको कॉस्मेटिक के फेस पे है या गले पे है या है, तो वहां पे लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। अच्छा, कभी कभी हाथों की उंगलियां थोड़ा सा सूजन, और ये एक अलग चीज है या ये भी एक इसी में आता है कि हड्डियों में अंदर से ये दर्द? हड्डियों की है। ये आपका अगर हाथ पैर की सूजन आपको शुरू हो रही है, इसका मतलब आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने का ये एक निशानी है। तो अगर हाथ पैर में सूजन हो रही है, अगर आपके छोटे छोटे, ये अगर जॉइंट्स में बोलूं, अगर ये छोटे जॉइंट्स में सूजन आ रही है, पेन हो रहा है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है। अगर आपके बड़े जॉइंट्स है, जो भी बॉडी के बड़े जॉइंट्स है, वहां पे सूजन आ रही है और वहां पे पेन होना शुरू होता है, वहां पे इवन गर्माहट होती है, तो फिर वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। पर इसको आप, अगर ये शुरुआती है, अगर ये आपको थोड़ा बहुत ही हो सकता है, तो आप अपने थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कीजिए, ये आप क्लियर कर सकते हैं। आप थोड़ी सी पाचन मेडिसिन जो आपके खाने को पचाती है, वहां पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो ये विदाउट मेडिकेशन शुरुआत में हेल्प करता है। और इमीडिएटली तो डेफिनेटली करेगा। अगर जैसे आज हो रही है, तो आप अगले दिन का खाना देखना कि अगले दिन शाम को आपने लेट नाइट डिनर किया होगा, या तो दही खाया होगा रात को, या खट्टा कुछ खाया होगा, इवन आंवला। अब जैसे विंटर आ रहा है, पीपल आर सेइंग कि हाँ आंवला तो बहुत हेल्दी होता है, बट आंवला रात को नहीं खाना है, आपको सुबह खाना है। सिट्रस फूड है, कीनू है, ग्रेप्स है, ये सब कुछ आपको रात को नहीं खाना है, ये सब सुबह खाना है। अगर आप ये रात को खाओगी, तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में नेक्स्ट डे थोड़ा सूजन लाएगा ही लाएगा। आप इवन लेट नाइट जागते हो, सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना आपने 7 बजे खा लिया, पर अगर आप रात को जागते रहते और मोबाइल स्क्रॉल करते रहते, फिर भी आपके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूजन रहेगी। तो ये बॉडी क्लॉक जब भी आप डिस्टर्ब खुद करते हैं, तो वो नेक्स्ट डे बॉडी पे दिखता है। एक मेरा और मेरा ये था कि ये जनरल बरसात में होता है, इसमें लाल फूल होते हैं, जमीन के सारे सारे चलता है ये। तो मैंने देखा जनरली बरसात में कुछ लोग इसकी भाजी बना के खाते हैं, तो क्या उसको खाने से लाभ होता है कि एक परिपाटी चली आ रही है उस हिसाब से लेते हैं? नहीं, मेरे वो को एक शंका है। मूत्र विरेचक होता है, मूत्र विरेचक होता है एक। तो एक्चुअली जहां पे भी आप रहते हैं ना, जिस सिटी में रहते हैं ना, वहां पे जो डिसीज होता है उस सीजन में, तो ऊपर वाले ने, भगवान ने वहां की मेडिसिन वहीं पे दे दी है। हाँ आप कहीं पे भी जाइए, आप किसी भी सिटी में इंडिया में घूम लीजिए, आप हर जगह पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जैसे आप, अगर आप नॉर्थ में गए, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है, हमारे यहाँ तो इस सीजन में हम यही खाते हैं। तो उसका रीजन यही है। अब ये जैसे आपने बोला कि बारिश में होता है, अब वो भाजी बारिश में ही मिलेगी, आप दूसरे सीजन में जाके ढूंढिए, नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, इसकी जड़ लंबी है ना, असल में गहरी हाँ, थी, ये जड़ मूंगफली जैसी टाइप रहती है। तो और वही है। मैंने अब देखा, सरसों, मैंने खाई सरसों उसको। का साग आपको आपको विंटर में दिल्ली में ही मिलेगा, आप साउथ में जाके ढूंढिए सरसों, कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे वो जरूरत नहीं है। दिल्ली में ठंड पड़ती है, सरसों गर्म होता है, तो सरसों का साग आपको देखिए नॉर्थ की तरफ ही मिलेगा। आप साउथ में जाइए, विंटर में जाइए साउथ में, नहीं मिलेगा कहीं पे। हम्म, तो ये कुदरत ने अपने हिसाब से, जहां पे भी जिस देश में जाते हो, उस देश का खाना खाना चाहिए। वो वो है। बहुत ही अच्छे से मतलब अरेंजमेंट ऊपर वाले ने करके रखा है, वो सिर्फ हमें एक्सेप्ट हाँ, करना है। इसका मैंने देखा, और लोग स्वस्थ रहते हैं और कोई बीमार भी नहीं रहते, हाँ। नरनवा का सेवन करते। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन है। मेरे को ना स्वेलिंग है पैरों में, हाथों में, और आज से नहीं है ये, मेरे को प्रेगनेंसी टाइम से। अब मेरे बच्चे 24-25 साल के हो गए हैं, तब से मतलब रहती है स्वेलिंग। और इसके लिए मैंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, तो एक जगह मुझे टेस्ट भी काफी कराया, कह रहे आपने इतना कुछ करा लिया ना, अब आप भूल जाओ कि आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग है। और इसका टेम्परेली लैसिक्स लेती हूँ, उससे स्वेलिंग उतर जाती है, और कोई ट्रीटमेंट बताया ही नहीं, कभी इसकी वजह ही नहीं बता पाई कि आप भूल जाओ अब इस चीज को, क्योंकि आप इतना दिखा चुके हो, और आप अपने दिमाग में से निकाल लो कि भाई आपके हाथ पैरों में। मुझे आपका थोड़ा सा फेस दिखाइए, 1 मिनट।
आपके फेस पे भी स्वेलिंग है और हाथों पैरों में भी रहती है, पूरे बॉडी हाँ में जी। रहती है? अच्छा, आपको हाथ पैर। अस्थमा कभी था क्या? अस्थमा का तो नहीं था मेरे को कभी भी, लेकिन मेरे कभी को स्टीरॉयड जनरली लेना नहीं। पड़ा था क्या किसी वजह से नहीं। बॉडी में? नहीं। क्योंकि ये जो आपका जो जैसे है ना सूजन, जो थोड़ा सा वो स्टीरॉयड की वजह से ज्यादा है। अगर आप बॉडी में कोई स्टीरॉयड ले रहे हो क्या, नहीं, स्टेरॉइड तो मैंने कभी नहीं लिया। या पहले लिया मैसेज हो? नहीं, पहले कभी नहीं लिया। लेकिन अभी नहीं मेरे तो को ना अभी मेरे को ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ मेरा। अच्छा। हाँ, तो उसमें स्टेरॉइड देते हैं कीमो के टाइम पे शायद। मैं वही कह रही हूँ ना, आपका फेस से ही ये पता अभी चल रहा है। नहीं, ये स्टीरॉयड की वजह प्रॉब्लम। से ही बढ़ता है। स्टीरॉयड की वजह से जब भी बॉडी में स्टीरॉयड जाता है तो सूजन बढ़ती है। तो आप अभी तो थोड़े दिन, अगर देखिए आपका ऑपरेशन हुआ है और आप स्टीरॉयड की मेडिकेशंस पे हो, तो आपको डॉक्टर के मेडिकेशंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। और वही है, लेसिक्स आप ले सकते हो, वो धीरे धीरे बंद करवाएंगे, उसको बंद कर देना। आपको थोड़ा फॉलो अप ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। फॉलोअप के लिए तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट में हूँ, इनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम तो मेरे को काफी पहले से, 20-25 साल में बता रही हूँ ना आपको, तब से है। तो ये मैं डॉक्टर को बोलती भी हूँ स्वेलिंग के लिए। अब ये तो मेरा अभी ऑपरेशन के लिए तो उन्होंने बोला साइड इफेक्ट है, हाथ में है हम्म। काफी ज्यादा। हम्म। इस वाले हाथ में है, जिस साइड का मेरा ऑपरेशन हुआ, ये तो कह रहे हाँ। हैं इसका ऑपरेशन का साइड इफेक्ट है। हाँ। लेकिन जो पैरों में स्वेलिंग है, ये मेरे को काफी टाइम से है। फिर मेरे को लास्ट में लेसिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं, तो वो मैं लेसिक्स समझ लेती गई, हूँ। पर अगर देखिए अभी आपने बताया ना, मैंने मैंने आपको वही देख के बताया ना थोड़ा सा, कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी तो देखिए स्टीरॉयड है। आप कह रहे हो कि हाथ में अभी क्या प्रॉब्लम है, बट स्टीरॉयड ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ पे ही वर्क कर रहा है, वो तो पूरी बॉडी पे वर्क करता है। जब भी कोई हम इंटरनल मेडिसिन लेते हैं वो तो पूरी बॉडी पे वर्क करता है। तो अभी के लिए अगर मैं भी बोलूँ तो हाँ, आप लेसिक्स और स्टीरॉयड के साथ, क्योंकि आपकी जो भी मेडिसिन दिया हुआ है तो उनको जरूरी लगा होगा, तभी वो ऐड किया हुआ है। आप एक बार इसको थोड़ा सा रिकवर कर लीजिए, उसके बाद आप मुझसे मतलब मुझसे बात करना। मैं आपको डेफिनेटली आगे का कुछ बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपके रिपोर्ट्स भी देखने पड़ेंगे, इतना पुराना है। और अगर ज्यादा है तो पहले ही मैंने जैसे बताया ना कि शोथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, सूजन एक ऐसा है, कि अगर ये पुराना हो जाता है ना, वहां पे फिर पंचकर्मा में इंक्लूड करना पड़ता है। क्योंकि आप ऊपर से कितनी भी मेडिसिन लोगे ना, वो असर नहीं करेगा जब तक वो अंदर से क्लियर नहीं होगा। तो मुझे आपके केस में अगर इतना पुराना है तो वो वहां पे पंचकर्मा थोड़ा ज्यादा दिखता है, बट उसके लिए मुझे भी आपके पहले पुराने रिपोर्ट्स है सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे कैसे मिलूँ? मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पे डाल देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। या। थैंक यू मैडम, काफी आपकी जानकारी आपने दी। किसी का और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि समय काफी तेज भाग रहा है, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी आप पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से सारे लोगों के क्वेश्चन दूर हो चुके हैं। तो हम क्लास को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। एक बार सभी लोग अपने माइक ऑन करके पहले तालियां, तालियों से मैडम का धन्यवाद करें। अच्छा, आप सबकी ऐसे ही दुआएं बनाते रहे, ब्लेसिंग्स देते रहिए। हमें तो थैंक ऐसा यू, थैंक लगता है जैसे हम परिवार में बैठे हुए आपसे सारे प्रश्नों की जानकारी ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगता यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अपने माइक सभी लोग म्यूट कर लेंगे या मैं कर लूँ म्यूट ऑल? जी पांडे जी, सर आप कुछ कह रहे हैं? माइक 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 ऑन कर लीजिए सर। मैंने शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह सब तरह ऐसे बता दिए जैसे कि हाँ। बच्चों की क्लास ले रही हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वंडरफुल। आप लोग बच्चों की तरह सुनते हैं, ये सुन के अच्छा लगता है। है ही नहीं बच्चे। है ही इधर सारे बच्चे ही हैं डॉक्टर साहब।
नहीं सर, बट ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कर्नल साहब तो सबसे छोटे बच्चे हैं, इसमें सब छोटे हैं। जितनी ये उम्र है वो सबसे छोटा है, ये इसका नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। कमर गर्दन सीधी करें सभी लोग और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, आपस में घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपाली, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत सुंदर।